वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हमें बीबीए और बीकॉम के लिए बिजनेस लॉ की क्लासेस सर कराएं। तो आज हम लोग बिजनेस लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या जो बच्चे बीबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए तो हम लोग बिजनेस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिजनेस लॉ का सिलेबस क्या है। आइए बच्चे, बिजनेस लॉ, जब हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। सबसे पहले एक बार सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। आइए तो सबसे पहले बच्चे यहां पर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या होता है? एलएलपी एक्ट 2008, यानी लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके बाद यहां पर बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेस। तो इस तरह से कुछ आपका सिलेबस है। ये सिलेबस चाहे मैं बात करूं बीकॉम वाले बच्चों के लिए, चाहे यहां पर बीबीए वाले बच्चों के लिए, ऑलमोस्ट सभी का सेम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जामिनेशन में रखता है। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलएलपी एक्ट 2008, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की हम बात करेंगे यहां पर 2008। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है बच्चे, बेलमेंट क्या होता है और प्लेस क्या होता है, इन सभी चैप्टर्स के ऊपर, सभी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बहुत बड़ा एक एक्ट है जहां पर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। जहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होता है बच्चे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है, फ्री कंसेंट हम किसे बोलते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स है। यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज क्या होता है, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आई होप ये सबसे पहले एक बार सिलेबस के बारे में जो मैंने बताया बच्चे, इसको पहले आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में। आइए पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे जो एक्ट दैट इज नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। चलिए तो सबसे पहले बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताया गया एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए तो सबसे पहले बच्चे यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आखिर क्या होता है। तो मैंने कहा एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आइए बच्चे
तो सबसे पहले हमने कहा कि एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दो पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। नंबर वन, एग्रीमेंट क्या होता है, और सेकंड हम समझेंगे विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो बच्चे आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट रहेगा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। आइए हम लोग एग्रीमेंट को पहले समझते हैं बेहतरीन तरीके से। एग्रीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा बच्चे। सबसे पहले एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहां पर समझिएगा। देखिए, मिस्टर एक्स है और यहां पर मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा है, मिस्टर वाई, मैं अपना कार तुम्हें सेल करना चाहता हूं। मिस्टर वाई ने कहा, आई एक्सेप्टेड, बट इसके बदले में मैं 2 लाख रुपीस तुम्हें पे करूंगा। मैं कोई भी सामान मुफ्त में नहीं लेता हूं, इसके बदले में तुम्हें क्या करूंगा बच्चे, मैं 2 लाख रुपए पेमेंट करूंगा। यानी मिस्टर एक्स ने फर्स्ट प्रॉमिस किसने किससे करा, तो फर्स्ट प्रॉमिस की बात करें बच्चे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रॉमिस, फर्स्ट प्रॉमिस किसने किससे करा, मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, किस चीज का, कार का। सेकेंड प्रॉमिस की बात करें बच्चे, तो यहां पर मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉमिस जो है बच्चे, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से करा है कि यहां पर कार की डिलीवरी करेंगे, और सेकंड प्रॉमिस किसने करा है, यहां पर मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, दोनों एक दूसरे के बदले में होना चाहिए। मिस्टर एक्स ने अगर मिस्टर वाई को कुछ डिलीवर करा है, सिमिलरली वाई ने भी इसको बदले में क्या दिया, कंसिडरेशन दिया है। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, टू प्रॉमिस विच आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉमिस, तो यहां पर फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई है, और सेकंड प्रॉमिस मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स है। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, टू और मोर प्रॉमिस विच आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। हम उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। आइए हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चे, एग्रीमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इन चीजों को नोट डाउन करा, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो आप कॉपी में, क्योंकि नोट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ के पास आने से पहले हम लोग एक बार समझेंगे एग्रीमेंट दो तरह के कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं, जो कमर्शियल नेचर के होते हैं या एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीमेंट। बच्चे आइए हम लोग सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट दो तरह का एग्रीमेंट होता है, एक होता है बच्ची सोशल, सोशल को हम डोमेस्टिक बोलते हैं अग्रीमेंट। एक होता है सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और एक होता है बच्चे कमर्शियल एग्रीमेंट। एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल, जिसको हम बिजनेस एग्रीमेंट बोलते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट। एक क्या है बच्चे, एक है सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और एक क्या है, कमर्शियल एग्रीमेंट। तो यहां पर सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल क्या बन सकता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ। ये सारे के सारे रिलेशन जो होते हैं बच्चे, ये सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। यानी एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं कि आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस करा कि बेटा अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो, फर्स्ट शॉट में अगर आप क्लियर कर लेते हो, मैं तुम्हें 2 व्हीलर दिलवाऊंगा। प्रॉमिस तो करा, बट जैसे ही आपने फुलफिल करा, देन आफ्टर देने से मना कर दिए। क्या आप कोर्ट में जाकर के कहेंगे कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अनजस्टिस हुई है? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चे, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट वही बन सकता है जो कमर्शियल नेचर के होते हैं, जो अगर कोई भी एक पार्टी अगर डिफॉल्ट करेगा तो सामने वाले पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि कोर्ट में जाकर के फाइल कर सके, केस कर सके। दैट इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ।
तो बच्चे यहां पर सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, यानी ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो बच्चे यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चे, मिसिंग होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, यानी एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। बट सवाल ये उठता है सर कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा, जैसे यहां पर समझिएगा, अभी मैंने कहा था कि मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, एक कार की डिलीवरी, और यहां पर मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स, यहां पर क्या है, ₹2,00,000 कंसिडरेशन। बच्चे यहां पर समझिएगा, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी कार की डिलीवरी तो कर दिया, इसने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करा है, बट यहां पर सेकंड जो है मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स, इन्होंने 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करा है, यानी ये कॉमर्शियल नेचर की एग्रीमेंट है, ये बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन है। यहां पर एक पार्टी अगर डिफॉल्ट करता है तो सामने वाले पार्टीज के पास ऑप्शंस होती है कि कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में उसको ले जाने का इनके पास इंटेंशन होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कॉमर्शियल नेचर का है, तो यहां पर क्या होगा बच्चे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इंटेंशन टू क्रिएट एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या शूड फाइल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है बच्चे समझिएगा, सूट फाइल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यहां पर एक पार्टीज अगर डिफॉल्ट करेगा तो दूसरे पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कोर्ट में लेकर के जाने का। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल और दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, क्लियर है पॉइंट्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एग्रीमेंट के बारे में समझाया, मैंने 2 तरह के एग्रीमेंट के बारे में बताया कि एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉमर्शियल, और यहां पर बिजनेस एग्रीमेंट होता है जहां पर क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट होते हैं। सवाल ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर के होते हैं। तो बच्चे जहां पर अगर बिजनेस और कमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर बात करी जाती है तो आप ये मान करके चलोगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट। लॉ यहां पर एज्यूम करके चलता है कि जब भी अगर कमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन हो रहा है पार्टीज के बीच में, तो यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कि दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, आपने कॉपी में नोट डाउन करा, आप इसको नोट जरूर बनाएं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़े, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू ऑफर या प्रपोजल बोल लू, ऑफर या प्रपोजल बोलू प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चे, ऑफर बोलो प्रपोजल बोलो दोनों का मतलब सेम है, ऑफर प्लस प्रपोजल या एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए इसको मिटाते हैं। आइए बच्चे यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। essential elements of a valid contract। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है बच्चे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए बच्चे, सबसे पहला क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा। सेकंड में क्या होगा, इंटेंशन टू
क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। सेकंड में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए बच्चे? कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्री कंसेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? लॉ फुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टीज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेरेड टू बी वन। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। बच्चे जो ऑफर देते हैं हम उसको ऑफरर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं हम उनको ऑफरी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है, ये सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है बच्चे। यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए, ऑफर के साथ एक एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में बोलते हैं बच्चे। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? क्विट क्विट प्रो क्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो यहां पर समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी होता है। उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए किन चीजों से। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, पोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। बच्चे आइए हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट। आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए किन चीजों से? कोर्शन से, कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर यहां पर कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होती है, दैट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बच्चे? वॉइडेबल बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल बन जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग यहां पर सर्टेन होना चाहिए। यहां पर क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, चीजें क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा, किसी डीलर को कहा कि आप 100 टन ऑफ ऑयल्स ला देना, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल चाहिए आपको। और सेलर जो है मल्टीपल ब्रांड में डील कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, आपको ये बताना पड़ेगा बच्चे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप ये नहीं बताते हैं तो यहां पर चीजें क्लियर रखना पड़ेगा, सर्टेन रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सेलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करता है तब तो वैलिड है, बट सेलर जो है अगर मल्टीपल ब्रांड में डील कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड का चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, चीजें क्लियर रख करके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बच्चे? लॉफुल होना चाहिए, यानी इलीगल, इमोरल ऐसा नहीं चलेगा। आप रिश्वत लेकर के किसी को गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होना पड़ेगा बच्चे। यहां पर ओफीम बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, चरेस बेच रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, पार्टी इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे? डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। लॉ ने कोई चीज को अगर मना करा है
तो आप उस चीज को वायोलेट नहीं करोगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ ने जो मना करा है, प्रोहिबिटेड करा है, उसको आप नहीं करोगे। तो ये सारे के सारे बच्चे क्या था, दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बोलो और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। तो ये सारे के सारे चीजें जो है बच्चे, सारे के सारे चैप्टर्स जो है, हम लोग आने वाले चैप्टर्स, ये सारे के सारे फुल प्ले चैप्टर्स है। मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर है, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफर का मतलब क्या होता है, एक ऑफर वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, इन सभी के बारे में बच्चे डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चे, शूट फाइल इन कोर्ट ऑफ लॉ, सूट फाइल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद कंसिडरेशन की अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर तो क्विड प्रो क्वो, दैट मींस समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। कैपेसिटीज तो पार्टीज का मतलब होता है, लॉ ने बता रखा है कि कौन से ऐसे पार्टीज है, कौन से ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये वैलिड माना जाएगा, और किस पर्सन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ये लॉ मेकर ने बताया हुआ है। इसके बारे में सेपरेट चैप्टर है, डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट बच्चे दो शब्दों से मिलकर के बना है, फ्री प्लस कंसेंट। यहां पर कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए, किसी से, कोर्शन से, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पॉइंट्स को बच्चे। आइए, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोगों ने नोट करा होगा, नहीं करा होगा तो वीडियो को आप बैक करके आप देख सकते हैं और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और सेशन को जितना हो, जो बच्चे हमारे साथ अगर नया पहली बार अगर वीडियोस को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए बच्चे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चे, हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे। तो यहां पर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है बच्चे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है बच्चे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैलिड हो गया, वॉइड हो गया, वॉइडेबल हो गया, इलीगल हो गया, अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चे, उसके बाद हमने सबसे पहले डिस्कस करा नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटीज, एंड थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इनके बेस पर कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे क्या मतलब होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे,
इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे क्या मतलब होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे जो जहां पर बोल करके किया जाता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से करते हैं, एक आप करते हैं ओरल करते हैं या रिटेन फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओरल फॉर्म में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यानी मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, यानी मैंने बोल करके करा, दिस इज कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैंने एक लेटर लिखा, मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, आपने कहा स्वीकार है, दिस इज कॉल्ड रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोल करके किया जाता है और लिख करके किया जाता है। बट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे जहां पर ना तो बोला जाता है ना तो लिखा जाता है, ये हरकतों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है बच्चे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे थे, कुल्ली आया और उसने आपका सामान उठाया लगेज और लेकर के प्लेटफॉर्म तक लेकर के गया, आपका सामान उठा करके प्लेटफॉर्म तक लेकर के गया और जैसे ही आपका सामान लेकर के हैंड ओवर किया और आपसे पेमेंट मांगा तो आपने देने से मना कर दिया, आपने कहा मैंने कहा था क्या। यानी लॉ कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने एक इंप्लाइड ऑफर दिया था और उनकी इंप्लाइड ऑफर पे आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया है, और बच्चे जब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आपने इंप्लाइड ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस दे दिया है, उसके बाद यू कैन नॉट डिनाई, आप मना नहीं कर सकते, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लॉ कहता है आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, ना तो बोला जाता है ना तो लिख करके किया जाता है, यहां पर आपके बिहेवियर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बच्चे यहां पर पार्टी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उनके बिहेवियर, उनके आचरण से कॉन्ट्रैक्ट एंटर होती है बच्चे, दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो या कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। जस्ट अभी थोड़ा सा बैक आप जाएंगे, मैंने अभी जस्ट बताया कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंदर मेंशन करा गया है, जहां पर मैंने बताया कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसके बाद मैंने कहा कंसिडरेशन का होना जरूरी है, मैंने कहा कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, मैंने कहा सर्टेनिटी का होना जरूरी है। इस तरह से मैंने सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर मौजूद हैं, प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे जहां पर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनाया जाता है तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में जाकर के कुछ घटना ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल, दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब क्या होता है, जब बनाया गया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो यहां पर जब मिस्टर एक्स और यहां पर मिस रिया, जब इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था बच्चे, शादी के बारे में जब बात हुई थी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बाद में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले मान लीजिए मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है, यानी पूरा करने से पहले अगर मिस्टर मैक्स अगर चला जाता है, उस कंडीशन में ये ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, जब बाद में जाकर के कुछ घटना ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है पॉइंट। चलिए उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। मैंने अभी जस्ट बताया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर कोर्जन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको धमकी दिया, मैंने आपको धमकी दिया कि आप मुझे ये कार 50,000 में दे दो, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा या किडनैप करा दूंगा। मैं धमकी दे रहा हूं, मैं आपको दबाव दे रहा हूं, मैं आपको टॉर्चर कर रहा हूं। अगर प्रेशर में आकर के अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनता है। इलीगल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बच्चे, जो इलीगल एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनलॉफुल होता है। यहां पर लॉ जिस चीज को प्रोहिबिटेट करता है, मना करता है,
और उसके अगेंस्ट जाकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते बच्चे इलीगल होता है। तो इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? पनिशेबल नेचर का होता है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे जो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है, दिस इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेज करा, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, आपने प्रॉपर्टीज परचेज करा, तो आप जब रजिस्ट्री कराएंगे तो क्या नॉर्मल पेपर पे कराएंगे या रजिस्टर्ड लीगल पेपर पे करवाएंगे? डॉक्यूमेंटेशन के साथ कराएंगे। तो आपने प्रॉपर्टी की पेपर लीगल फॉर्मेट में ना करा करके आपने नॉर्मल पेपर पे करा लिया, यानी टेक्निकल डिफेक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हुआ है, बट यहां पर टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अराइज हुआ है बच्चे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलो ये सर नो, क्लियर है बच्चे? चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे यहां पर समझिए मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई कार, और मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स ₹2 लाख। बच्चे यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर को कार की डिलीवरी कर चुका है और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है। दोनों ने अपने अपने वादा को पूरा कर चुका है, अपने अपने जो यहां पर ऑब्लिगेशन है, जो यहां पर उनकी ड्यूटीज है, जो उनका अधिकार है, वो सब कुछ पूरा कर दिया है बच्चे। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। जहां पर बोथ पार्टीज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज टू ईच अदर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बच्चे दो तरह के होते हैं, होता है यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेकंड पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दोनों पार्टीज, मिस्टर एक्स क्या कह रहा है वाई को कि देख मिस्टर वाई मैं फ्यूचर में तुम्हें कार की डिलीवरी करूंगा, और मिस्टर वाई कह रहा है देख भाई मैं पेमेंट भी फ्यूचर में करूंगा। दिस इज कॉल्ड बायलिटरल। यूनिलेटरल में क्या होता है? एक पार्टी तो परफॉर्म कर रहा है, सेकंड पार्टी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा। इस तरह से मैंने सभी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में समझाया बच्चे। आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय करा होगा, चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी इसके और भी पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पोर्शंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। यहां तक आप लोग पढ़ाई करेंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा कॉपी में, और बाकी जितना हो सके वीडियोस को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। और एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप जब अपनी खुशी, आप अपनी एक्सप्रेशन जो अगर किसी और के सामने रखते हैं तो आप भी आगे बढ़ते हैं बच्चे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगली क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ। यहां तक पढ़ाई करेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।